सब्सक्राइब कीजिए कैप्टन बत्रा क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। My dear students, welcome to Captain Batra classes. Today we are again going to discuss about synonyms. In my previous lecture, I briefed you, I taught you about synonyms. उसी सीक्वेंस में आगे फिर हम सिनोनिम स्टडी करने जा रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं सिनोनिम एंटोनिम मीन्स टू से वर्ड पार के बारे में कुछ आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ कि सिनोनिम और एंटोनिम को यानी वर्ड पार को पढ़ने के कई तरीके हैं। वर्ड्स दीज आर द पार्ट ऑफ लैंग्वेज, और अगर इनको हम लैंग्वेज की तरह से स्टडी करें तो दिस विल बी मोर बेटर। लेकिन इसके साथ ही साथ हमें स्टार्टिंग में कुछ वर्ड्स को मेमोराइज भी करना पड़ता है, लर्न करना पड़ता है, और इसके बाद जब उन वर्ड्स को हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं या किसी मैगज़ीन में, किसी न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं तो हमें उन वर्ड्स का प्रयोग समझ में आता है। इसके लिए मैं आपको रेफ़र करता हूं कि यू शुड गो थ्रू एवरीडे न्यूज़पेपर एटलीस्ट 1 आवर। कम से कम 1 घंटे रोज़ आप न्यूज़पेपर पढ़ें या रेगुलर कोई मैगज़ीन पढ़ें। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, और उसको पढ़ने के दौरान जो आपको डिफ़िकल्ट वर्ड्स मिलते हैं उन वर्ड्स को आप नोट डाउन कर लें, उसके बाद डिक्शनरी में देखें और देख करके उसकी मीनिंग लिखें और उसको आप याद करते चलें। इस तरह से आपको वर्ड्स के यूजेस, क्योंकि वर्ड्स को केवल क्रैम करना यानी रटना ही इम्पोर्टेंट नहीं है। जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो आजकल ये ट्रेंड है कि एग्जामिनेशन में जो वर्ड में जो सिनोनिम और एंटोनिम पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस एंड यू हैव टू टेल द सिनोनिम और एंटोनिम इन द रेफरेंस ऑफ सेंटेंस। उस सेंटेंस में, उस वर्ड की उस सेंटेंस के रेफरेंस में, जिस रेफरेंस में यूज किया गया है उस रेफरेंस में उसका क्या अर्थ है ये आपको बताना होता है। कई बार शब्द की लिटरल मीनिंग यानी शाब्दिक अर्थ उसका कुछ और होता है और प्रयोग के आधार पर उसकी मीनिंग उससे मिलती जुलती कुछ और निकल रही होती है। इसलिए वर्ड्स को मेमोराइज करने के साथ साथ हमें कोई न कोई मैगज़ीन, न्यूज़पेपर भी स्टडी करना चाहिए। बोलने के दौरान जिन वर्ड्स को हमने लर्न किया हो उन वर्ड्स को हमें यूज़ करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार से जिन शब्दों को हम रटते हैं, याद करते हैं, उनको हम पक्का कर सकते हैं और इस तरह से हमारा वोकैबुलरी और अच्छा स्ट्रांग हो सकता है। तो अपने प्रीवियस लेक्चर की तरह से आज फिर मैं आपको कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ाने जा रहा हूँ। इसी सीक्वेंस में जो पहला वर्ड लिखा है दैट इज विवैसस। विवैसस की मीनिंग क्या होती है? विवैसस मीन्स फुल ऑफ लाइफ। अगर मैं इसकी हिंदी लिखूं तो हिंदी में इसका मतलब है जीवंत, यानी ऐसा व्यक्ति जो एनर्जी से, ऊर्जा से भरा हुआ है। अगर आप इसके लिए दूसरा वर्ड देना चाहें तो आप कह सकते हैं जो इंसान इंथुजियास्टिक है, यानी जो उत्साही है, जो व्यक्ति उत्साह से भरा है उसे हम इंथुजियास्टिक, उसे हम विवैसस कहते हैं। इसके अलावा ये जो विवैसस वर्ड है इसका रूट वर्ड होता है वीवा, और वीवा मीन्स लाइफ, और विवैसस का मतलब है फुल ऑफ लाइफ। आप अपने नॉर्मल व्यवहारिक जीवन में ये देखते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं
जो हमेशा आपको चीयरफुल, एंथुजियास्टिक और एनर्जी से लबरेज दिखाई देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो 5 घंटे 6 घंटे सो के उठे होते हैं, फिर भी अगर आप उन्हें देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि 4 दिन से सोए नहीं हैं, क्योंकि उनके अंदर एनर्जी, ऊर्जा नहीं है। तो विवैसस का मतलब ऐसा व्यक्ति जो उत्साह से भरा हो, जीवन से भरा हो। नेक्स्ट वर्ड इज इमेजिनरी। जैसा आपके सामने वर्ड है इमेजिनरी, वर्ड बनता है इमेजिन से। इमेजिन मीन्स कल्पना करना, और इमेजिनरी का मतलब है काल्पनिक। काल्पनिक का मतलब है ऐसी बातें जो बेसिर पैर की होती हैं, यानी जिनका कोई आधार नहीं होता। ऐसी बातों को हम इमेजिनरी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहूँ कि इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यदि मैं बर्ड होता तो आसमान में उड़ जाता। अब मुझे मालूम है कि मैं बर्ड हो नहीं सकता। अगर मैं बर्ड हो नहीं सकता तो मैं आसमान में उड़ नहीं सकता। इस प्रकार से ये इमेजिनरी बात है कि काश मैं बर्ड होता। इस वर्ड से मिलते जुलते कुछ और भी वर्ड यहाँ हम समझ सकते हैं। जैसे इमेजिनरी, इमेजिन से हमने इमेजिनरी बनाया, वैसे ही इससे हम एक वर्ड बना सकते हैं इमेजिनेटिव। यू शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। इमेजिनेटिव का मतलब होता है कल्पनाशील। इमेजिनरी भी इमेजिन से बनता है और इमेजिनेटिव भी इमेजिन से बनता है, लेकिन दोनों शब्दों में अंतर है। इमेजिनरी का मतलब है काल्पनिक और इमेजिनेटिव का मतलब है कल्पनाशील। कल्पनाशील का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो क्रिएटिव है, जो रचनात्मक है, जो कल्पना कर सकता है। जैसे हम ये कहते हैं कि इस पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही इमेजिनेटिव होता है, केवल मनुष्य ही कल्पनाएं कर सकता है, और गाय, भैंस, भेड़, बकरी ये सब कल्पना नहीं कर सकते, ये इमेजिनेटिव नहीं होते। तो आप इमेजिनेटिव और इमेजिनरी के बीच में कंफ्यूज नहीं होंगे। दोनों की मीनिंग में डिफरेंस है, ये बात अलग है। दोनों का रूट सेम है, दोनों इमेजिन से ही बनते हैं। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट वर्ड। अगला वर्ड है लाइवली। लाइवली वर्ड लाइफ से मिलता जुलता है, और जैसे आपने वर्ड सुना होगा लाइवली कलर्स। आप मोबाइल परचेज करने के लिए शॉप में जाते हैं तो आपसे कहता है कि इसमें लाइवली कलर्स हैं। लाइवली कलर्स का मतलब नेचुरल कलर्स। इसका मतलब ये है कि ये कलर्स बोल उठेंगे, ऐसा समझ में आता है। यानी लाइवली का मतलब भी है कि फुल ऑफ लाइफ, मतलब जिसमें जीवन है। तो लाइवली मीन्स भी जीवंत। नेक्स्ट वर्ड इज परसेप्टिबल। परसेप्टिबल को हम हिंदी में कहते हैं दृष्टिगोचर। दृष्टिगोचर का मतलब है वॉट कैन बी सीन, वॉट कैन बी टच्ड, यानी जिसको हम छू सकते हो और जिसे हम देख सकते हो, यानी जिसका कुछ फॉर्म होता है, जिसका कुछ रूप होता है, उसे हम परसेप्टिबल कहते हैं। अगर इसके रूट में हम जाना चाहें तो परसेप्टिबल वर्ड बनता है परसीव से। परसीव मीन्स होता है टू गेट नॉलेज, यानी ज्ञान प्राप्त करना। ये क्लासरूम में बैठ करके ज्ञान प्राप्त करने जैसा नहीं है। परसीव का मतलब यह है कि हमारी जो सेंसेस हैं, हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके माध्यम से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आँखों का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना।
अगर कोई वॉइस बाहर से आ रही है तो यू आर बाउंड टू लिसन इट, इसे परसीव कहते हैं। लेकिन अगर हियर के अलावा लिसन लिख दिया जाए तो दोनों में डिफरेंस है। हियर मीन्स सुनना, ये हमारे कान का नेचुरल क्वालिटी है। लेकिन अगर हम लिसन लिखे हैं तो लिसन मीन्स टू हियर केयरफुली। अगर किसी चीज़ को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो ये लिसन है। और अगर नॉर्मल तरीके से वी आर बाउंड टू हियर इट तो उसे हियर कहते हैं। तो परसीव का मतलब है कि नेचुरल तरीके से नॉलेज गेन करना। अगर कोई चीज़ हमारे सामने है, अनलेस वी क्लोज आवर आइज वी आर बाउंड टू सी इट, दिस इज परसेप्शन। इसी से हम दूसरा वर्ड बना सकते हैं परसेप्शन, और परसेप्शन का अर्थ भी होता है नॉलेज। तो इस तरह से परसीव से परसेप्टिबल हमने बनाया, परसीव से परसेप्शन बनाया, और परसेप्टिबल की मीनिंग है दृष्टिगोचर, मीन्स टू से व्हाट कैन बी सीन एंड व्हाट कैन बी टच्ड, जिसे हम देख सकते हो और जिसे हम सुन सकते हो। नेक्स्ट वर्ड इज लैंग्वेज। लैंग्वेज मीन्स वन हु लैक्स विल पावर, ऐसा इंसान जिसमें इच्छा शक्ति की कमी होती है, जिसके अंदर एनर्जी ना हो, ऊर्जा ना हो। आप देखते हो हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई काम करते समय बहुत एंथुजियास्टिक होकर के करते हैं, और कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके पास जो भी काम आता है उसको किसी प्रकार से अनिच्छा पूर्वक करते हैं। तो इस सिचुएशन को हम लैंग्वेज में बोलते हैं। लैंग्वेज मीन्स वन हु लैक्स विल पावर, यानी ऐसा इंसान जिसमें इच्छा शक्ति की कमी हो उसे हम लैंग्वेज कहते हैं। इसको हिंदी में कहा जाता है पिछल्ला। पिछल्ला का मतलब यह है कि जो व्यक्ति हर काम में पीछे रह जाता हो उसे हम लैंग्वेज या पिछल्ला कहते हैं। नाउ यू हैव टू टेल द मीनिंग, इसका सिनोनिम क्या होगा। तो आपको स्पष्ट है कि विवैसस का सिनोनिम क्या होगा, लाइवली। दोनों की मीनिंग है कि जीवन से भरा हुआ यानी जीवन। फिर कम ऑन द नेक्स्ट वर्ड, अगला टर्म है स्पोरेडिक। स्पोरेडिक मीन्स ओकेजनल, यानी यदा कदा, जो चीज कभी कभी होती है, जो रेगुलर नहीं है, उसे हम कहते हैं स्पोरेडिक, उसे हम कहते हैं ओकेजनल। ये इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट वर्ड इज टाइमली। टाइमली का मतलब समय पर, यानी रेगुलर तरीके से अपने एग्जैक्ट टाइम पर अगर कोई चीज़ हैपन होती है, घटित होती है, उसे हम टाइमली कहते हैं। जैसे हमने कहा कि टाइमली एग्जामिनेशन। नेक्स्ट वर्ड इज स्कैटर्ड। स्कैटर्ड मीन्स बिखरा हुआ, मीन्स अस्त व्यस्त। ये स्कैटर से हम स्कैटर्ड बनाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज फ्रीक्वेंट। फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार, अगर कोई चीज़ बार बार होती है तो उसे हम फ्रीक्वेंट कहते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब बारंबारता यानी दोहराव। इसी से आप वर्ड बना सकते हैं फ्रीक्वेंटली। जैसे अगर इसमें हम ly जोड़ दें तो ये हो जाएगा फ्रीक्वेंटली, ये एडवर्ब हो जाएगा। अगर इसमें हम cy जोड़ दें तो ये फ्रीक्वेंसी यानी नाउन हो जाएगा। तो हमें जब भी हम किसी वर्ड को पढ़ें तो हमें इस चीज़ पर भी ध्यान देना चाहिए कि अगर हम फ्रीक्वेंट पढ़ रहे हैं, जैसे फ्रीक्वेंट ये एडजेक्टिव है, तो इसका नाउन क्या होगा या इसका एडवर्ब क्या होगा। तो फ्रीक्वेंटली जैसे इसका ये एडवर्ब है, फ्रीक्वेंसी ये इसका नाउन है। तो जब भी हम किसी वर्ड को पढ़ें तो उससे बनने वाले नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब,
इन सब को भी हमें डिस्कस करते हुए समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। तो फ्रीक्वेंट मीन्स बार बार। नेक्स्ट वर्ड इज इररेलेवेंट। अगर हम इस वर्ड के को अलग अलग करके देखें तो इसमें एक वर्ड है रेलिवेंट और उसके पहले एक वर्ड प्रीफिक्स लगा हुआ है IR, और दोनों को अलग अलग करके देखने की रिक्वायरमेंट है। रेलिवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक, और इसमें जो प्रीफिक्स IR लगा हुआ है, अगर ये किसी वर्ड के पहले आता है तो उसकी मीनिंग को एंटोनिम अपोजिट बना देता है। जैसे हमने कहा कि रेगुलर, इसका एंटोनिम हो गया इररेगुलर। तो ठीक ऐसे ही रेलिवेंट का मतलब होता है प्रासंगिक यानी टू द पॉइंट, और इररेलेवेंट का मतलब है अप्रासंगिक। अप्रासंगिक का मतलब है जो चीज समय के अनुकूल नहीं है, जो चीज समय के अनुसार नहीं है। जैसे अगर आप कहीं पर बैठे हैं और जो प्रसंग चल रहा है, अगर आप उसके अलावा दूसरे चैप्टर, दूसरे टॉपिक की बात करते हैं तो ये कहा जाता है यू आर टॉकिंग इररेलेवेंट। आप टू द पॉइंट बात करिए, ये इररेलेवेंट है, अप्रासंगिक है। इससे मिलते जुलते और भी वर्ड हैं। जैसे एक वर्ड होता है इम्पर्टिनेंट, इसमें भी सेम फॉर्मूला है कि एक वर्ड है पर्टिनेंट, और पर्टिनेंट मीन्स होता है रेलिवेंट, और इम्पर्टिनेंट का मतलब होता है कि इररेलेवेंट, मीन्स टू से नॉट टू द पॉइंट, जो विषय के रेफरेंस के अकॉर्डिंग नहीं है वो इररेलेवेंट है, वो इम्पर्टिनेंट है। तो नाउ अब हम देखते हैं कि इस वर्ड का स्पोरेडिक का सिनोनिम क्या है। तो आप देख सकते हैं कि इसका सिनोनिम होगा ऑप्शन बी, क्योंकि जो ओकेजनल है, जो सेट नहीं है, जो रेगुलर नहीं है, जो कभी कभी घटित होता है, जिसका कोई शेड्यूल टाइम टेबल नहीं है, और इसी प्रकार से इसका जो मोस्ट पॉसिबल सिनोनिम है वो है स्कैटर्ड यानी बिखरा हुआ। तो नेक्स्ट टर्म इज एबंडन। जब आप किसी सिनोनिम और एंटोनिम की बुक को उठाते हैं तो पॉसिबली एबंडन पहला आपको वर्ड मिलता है, और जब भी एबंडन वर्ड आता है तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स रिप्लाई देते हैं यस सर, एबंडन मतलब परित्याग करना, छोड़ देना, जनरली आप बताते हैं। तो एबंडन का आपको सिनोनिम बताना है। एबंडन मीन्स त्याग देना या छोड़ देना। इसके कई सारे सिनोनिम हैं, जैसे लीव, रेलिंक्विश, एब्जोर, ABJURE, रेनाउंस, एब्डिकेट, एब्डिकेट। हालांकि इन सारे वर्ड्स में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। एक और वर्ड लिख देता हूं, एक वर्ड है डिस्पजेस। मैंने आपसे कहा कि कहने के लिए ये सारे वर्ड्स सिनोनिम जरूर है, लेकिन एक बात आपको ध्यान रखनी होगी कि कभी भी कोई वर्ड किसी दूसरे वर्ड का 100% सिनोनिम या एंटोनिम नहीं होता। जैसे अगर कोई वर्ड दूसरे वर्ड का 100% सिनोनिम होता तो फिर उस वर्ड की रिक्वायरमेंट ही क्या थी, क्योंकि जब कोई भी वर्ड यूज होता है तो वो एक अलग कंडीशन को शो करता है। दूसरा वर्ड उससे मिलती जुलती कंडीशन को तो शो कर सकता है, लेकिन एग्जैक्टली उसी कंडीशन को शो नहीं कर सकता। जैसे एक वर्ड है एबंडन, और आपके समझने के लिए जिस वर्ड को आप इजीली समझ सकते हो, एबंडन मतलब त्याग देना या छोड़ देना। अगर मैं इसको प्रयोग में ले आऊं तो एक वर्ड है एबंडन्ड हाउस। एबंडन्ड हाउस का मतलब है जिस घर को छोड़ दिया गया हो
जहां पर अब हम ना रहते हो, इसी से हम कह सकते हैं डेजर्ट। डेजर्ट मतलब भी त्यागना या छोड़ना, और इसी से वर्ड बन गया डेजर्टेड हाउस। डेजर्टेड हाउस का मतलब है कि वीरान घर, यानी अब जहां पर कोई नहीं रहता। तो आप देख सकते हैं कि एबंडन्ड हाउस, डेजर्टेड हाउस। आप ये नहीं बोल सकते कि लेफ्ट हाउस, आप ये नहीं कह सकते कि रेलिंक्विस्ड हाउस, क्योंकि जो वर्ड्स होते हैं उनका अलग अलग सेंस में प्रयोग किया जाता है। तो एबंडन मीन्स किसी चीज का परित्याग कर देना, उसका छोड़ देना। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एब्डिकेट। एब्डिकेट को अगर आप हिंदी में जाएंगे तो इसका मतलब होता है राज्य त्याग, यानी किसी सिंहासन पर, किसी पोस्ट पर आप बैठे हुए हैं और अगर आप अपनी उस पोस्ट को छोड़ देते हैं तो इसे एब्डिकेट कहते हैं। एब्डिकेट मतलब सिंहासन को छोड़ना, राज्य को, अपनी पोस्ट को, ऑफिस को छोड़ना, इसे हम बोलते हैं एब्डिकेट। लीव नॉर्मल सेंस में हम यूज करते हैं। तो इन दिस वे जब हम किसी वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम लिखते हैं तो उन सभी वर्ड्स में कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। ये बात अलग है कि उनमें समानता होती है, इसीलिए जब आप एग्जामिनेशन में होते हैं तो ये कहा लिखा होता है इंस्ट्रक्शन उसमें कि विच इज द मोस्ट सिमिलर वर्ड, मोस्ट सिमिलर, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मोस्ट सिमिलर या नियरेस्ट या क्लोजेस्ट, यानी 100% नहीं, नियरेस्ट होगा, क्लोजेस्ट होगा, मोस्ट सिमिलर होगा, उससे मिलता जुलता शब्द होगा। ठीक वही शब्द नहीं हो सकता क्योंकि दोनों शब्द अलग अलग कंडीशन को दिखाते हैं। इसको समझने के लिए जैसे अगर मैं आपसे कह दूं कि कमल एक बड़ा फेमस वर्ड है कमल, उसका पर्यायवाची आप बताइए तो आप उसकी एटलीस्ट 5 to 6 पर्यायवाची जरूर बता देंगे। तो मैं उसमें से 2 लेता हूं। जैसे मैंने बोला सरोज और मैंने कहा पंकज, मैंने लिखा नीरज। अब आप देख सकते हैं कि इन तीनों वर्ड्स का मतलब सेम है कि ये एक ही चीज को दिखाते हैं, कमल को, लेकिन इसके बावजूद भी इन सभी वर्ड्स में डिफरेंस है। सरोज का मतलब ऐसा कमल जो तालाब में खिला हुआ है, यानी वहां पर आपने तालाब की प्रधानता को दिखाया है। जब आप कहते हैं पंकज, पंक मतलब कीचड़ और अज मीन्स पैदा होने वाला, यानी ऐसा कमल जो कीचड़ में खिला हुआ है। जब आपको ये सिचुएशन दिखानी हो कि ये कमल कीचड़ में खिला है, उस समय आप सरोज नहीं बोल सकते क्योंकि सरोज वर्ड अलग कंडीशन को दिखाता है, पंकज वर्ड अलग कंडीशन को दिखाता है। नेक्स्ट इज नीरज। नीर मतलब पानी और अज मीन्स है पैदा होने वाला, यानी ऐसा कमल जो पानी में खिला हुआ है। तो आप देख सकते हो कि ये हैं सभी सिनोनिम, लेकिन सभी सिनोनिम होने के बावजूद वो एग्जैक्टली सिनोनिम नहीं है, ये अलग अलग कंडीशन को दिखाते हैं क्योंकि ये यूज एक ही ऑब्जेक्ट के लिए, एक ही फ्लावर के लिए हो रहा है, लेकिन वो अलग अलग सिचुएशन में। जैसे हम ये कहते हैं कि भगवान कृष्ण के 1000 नाम हैं, विष्णु सहस्त्र नाम, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे वर्ड्स एक ही हैं, वो अलग अलग सिचुएशन में भगवान को वो नाम दिए गए हैं। तो ठीक ऐसे ये जो वर्ड्स हैं ये अलग अलग कंडीशन को शो करते हैं। आपको ये नहीं सोचना है कि एग्जैक्टली वो उसका सिनोनिम है। तो नाउ नेक्स्ट वर्ड इज एक्सक्यूज। एक्सक्यूज का मतलब है क्षमा मांगना। एक्सक्यूज मीन्स क्षमा मांगना या एक्सक्यूज मतलब क्षमा करना, दोनों ही इसकी मीनिंग है। नेक्स्ट टर्म इज फॉरसेक। फॉरसेक मीन्स त्यागना या छोड़ना। अब आपको कुछ और बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपने समझ लिया कि इसका सिनोनिम क्या होगा, फॉरसेक। अबंडन मीन्स फॉरसेक, त्यागना या छोड़ना। नेक्स्ट टर्म इज फिकल। फिकल मीन्स चेंजेबल।
यानी जो हमेशा परिवर्तनशील हो, जो बार बार बदल रहा हो, उसे हम फिकल कहते हैं। मैं यहाँ पर फिकल के दो एग्जाम्पल, दो यूजेस, प्रयोग आपको दिखाता हूँ। जैसे हम बोलते हैं फिकल माइंडेड। फिकल माइंडेड का मतलब है कि ऐसा व्यक्ति जो कमजोर दिमाग का हो। कमजोर दिमाग का मतलब यह है कि जो बार बार अपने डिसीजन को चेंज करता हो। जैसे आपने डिसाइड किया कि मैं डिफेंस की प्रिपरेशन करूंगा, फिर आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं तो इसमें आपको समस्याएं आती हैं। आप कहते हैं नहीं, अब मैं एसएससी की प्रिपरेशन करूंगा, फिर उसमें समस्याएं आती हैं। आप कहते हैं नहीं, मैं अब पुलिस की प्रिपरेशन करूंगा। तो ऐसा व्यक्ति जो बार बार अपने डिसीजन को चेंज करता हो, उसे हम फिकल कहते हैं। दूसरा मैं आपको यूज दिखाता हूं। जैसे हमने बोला फिकल मॉनसून। फिकल मॉनसून, इंडिया के मॉनसून को ज्योग्राफी में एक फिकल मॉनसून का एग्जाम्पल दिया जाता है, क्योंकि इंडिया का जो मॉनसून है उसका कोई भरोसा नहीं है कि मॉनसून कब किस करवट जाएगा। कई बार होता है कि मॉनसून मई में आ गया, कभी जून में बारिश हुई, कभी जुलाई में बारिश हुई। तो इंडिया के मॉनसून को हम फिकल मॉनसून कहते हैं। दिस इज नॉट कांस्टेंट। इसका कोई फुल प्रूफ कांस्टेंट फॉर्मेट नहीं होता, मॉनसून बदलता रहता है। तो फिकल माइंडेड और फिकल मॉनसून से आप फिकल वर्ड की मीनिंग को समझ सकते हैं। यानी जो बार बार परिवर्तित हो, जो परिवर्तनशील हो, उसे हम क्या कहते हैं? उसको हम फिकल बोलते हैं। लेकिन दोनों ही जगहों पर मीनिंग में डिफरेंस है। कई बार फिकल माइंडेड का मतलब ऐसा व्यक्ति जो बहुत चंचल है, जो बार बार अपने डिसीजन को बदलता रहता है। नेक्स्ट वर्ड इज पोलाइट। पोलाइट बहुत ही फेमस वर्ड है और आप सभी को मालूम होगा कि पोलाइट मीन्स होता है विनम्र। मैं इसके और भी सिनोनिम लिखता हूँ, जैसे मीक, हम्बल, डोशाइल, एल्डिंग, YIELDING, एल्डिंग, सबमिसिव, ये सभी इसके सिनोनिम हैं। इसके और भी सिनोनिम है, पहले हम लोग इतना डिस्कस कर लेते हैं। अब अपने पुराने बात के अनुसार, जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि पोलाइट के मैंने सिनोनिम तो लिखे, लेकिन क्या ये सभी वर्ड सेम मीनिंग देते हैं? तो ऐसा नहीं है, सारे वर्ड सेम मीनिंग नहीं देते, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो वर्ड्स को मेमोराइज करने के साथ साथ हमें उनके प्रयोग को भी समझते हुए आगे बढ़ना है। तो पोलाइट मीन्स होता विनम्र। अब पोलाइट में और मीक में क्या डिफरेंस है? पोलाइट किसे कहेंगे और मीक किसे कहेंगे? पोलाइट हम ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जिसका नेचर होता है विनम्र होना। जैसे आपने अपने व्यवहारिक जीवन में देखा होगा कि कुछ लोग नेचुरली पोलाइट होते हैं, विनम्र होते हैं। तो जिनका स्वभाव है विनम्र होना, उन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में पोलाइट कहा जाता है। इनको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि यू शुड बी पोलाइट। नेक्स्ट टर्म है मीक। मीक का मतलब है, इसमें मैं आपको एक प्रॉवर्ब बताता हूँ। ये प्रॉवर्ब ये है कि एज मीक एज अ लैम्ब, यानी इतना मीक जितना कि मेमना होता है। मतलब आप कह सकते हैं कि मीक हम उसे कहते हैं जो इनोसेंट होता है। लैम्ब इज द सिंबल ऑफ इनोसेंस। लैम्ब को इनोसेंस का सिंबल माना जाता है। तो एज मीक एज अ लैम्ब, इतना इनोसेंस जितना कि लैम्ब होता है। तो जो लोग इनोसेंट होते हैं उनको भी
पोलाइट कहा जाता है, उन्हें भी विनम्र कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड इज हम्बल। हम्बल आप कह सकते हैं कि ये पोलाइट से एक स्टेप आगे है। व्हेन यू आर वेरी मच पोलाइट तो उसे हम हम्बल कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज माई रिक्वेस्ट, लेकिन जब हम बोलते हैं कि दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट, इसका मतलब ये कि हम अति विनम्रता अगर दिखाते हैं तो उसे हम हम्बल बोलते हैं। ऐसे ही डोसाइल। नेक्स्ट वर्ड है एल्डिंग। एल्डिंग वर्ड बनता है एल्ड से। एल्ड मतलब है झुकना और एल्डिंग का मतलब है झुकने वाला, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी के सामने झुक जाता है तो उसे भी विनम्र की कैटेगरी में रखा जाता है। नेक्स्ट टर्म इज सबमिशिव। सबमिशिव की अगर मैं हिंदी लिखूं तो हिंदी में इसे कहते हैं दब्बू। कुछ लोग दब्बू किस्म के होते हैं, हर बात का बहुत ज़्यादा विरोध नहीं करते, हर बात में रोड़े नहीं अटकाते, थोड़ा दब्बू किस्म के होते हैं तो उन्हें सबमिशिव कहते हैं। और सबमिशिव को भी हम पोलाइट की कैटेगरी में रहते हैं। ठीक ऐसे ही एक वर्ड है सबसर्विएंट, ओबीडिएंट, ये सभी सिनोनिम है। जैसे अगर कोई व्यक्ति ओबीडिएंट है तो सीधी सी बात है वो पोलाइट है। अगर आप किसी की आज्ञा मानते हैं, किसी की बात मानते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप पोलाइट है। तो इस प्रकार से पोलाइट के ये सिनोनिम्स हैं। और हमने ये डिस्कस किया कि एबंडन का जो सिनोनिम होगा वो है फॉरसेक, त्याग देना या छोड़ देना। नेक्स्ट टर्म इज कैटास्ट्रोफे। कैटास्ट्रोफे मीन्स आपदा या मुसीबत। जैसे अगर कहीं पर कोई डिजास्टर आ जाए, कोई ऐसी प्राकृतिक घटना हो जाए, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो दैट इज कैटास्ट्रोफे, उसे हम कैटास्ट्रोफे कहते हैं। इसके लिए हम और भी वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे माइजरी। माइजरी मीन्स होता है मुसीबत। ऐसे ही हम लिख सकते हैं कैलामिटी। कैलामिटी का मतलब भी होता है मुसीबत या आपदा। ऐसे ही और आसान शब्द में अगर लिखें तो हम लिख सकते हैं मिसफॉर्च्यून, यानी दुर्भाग्य। तो ये सभी कैटास्ट्रोफे के सिनोनिम है। नेक्स्ट टर्म इज ट्रेजेडी। ट्रेजेडी, दिस इज अ लिटरेरी टर्म। ट्रेजेडी मीन्स दैट एंड्स इन ग्रीफ, यानी जिसके अंत में दुख हो। अगर हिंदी में कहा जाए तो दुखांत, जिसका अंत दुख में होता है उसे ट्रेजेडी कहते हैं। और इसका एंटोनिम होता है कॉमेडी। दैट एंड्स इन अस, उसे हम कॉमेडी कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं अगर किसी के ऊपर कोई आपदा या मुसीबत आ गई तो हम कहते हैं कि उनके साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। तो कैटास्ट्रोफे मीन्स ट्रेजेडी। नेक्स्ट वर्ड इज एंगर। एंगर मीन्स क्रोध। आप इसके और भी सिनोनिम लिख सकते हैं, जैसे आयर, रेज, RAGE, फ्यूरी, रथ, WRATH। इन सारे वर्ड्स का मतलब है गुस्सा या क्रोध। नेक्स्ट वर्ड इज वॉयलेंस। वॉयलेंस, एज यू नो, वॉयलेंस मीन्स हिंसा। जब आप किसी को टॉर्चर करते हैं, फिजिकली परेशान करते हैं, तो दैट इज वॉयलेंस। नेक्स्ट वर्ड इज हेट्रेड। हेट्रेड मीन्स नफरत। हेट्रेड मीन्स नफरत। इसमें और भी वर्ड्स लिखे जा सकते हैं, जैसे एक वर्ड है एबहॉरेंस, ABHORE। एबहॉर मीन्स नफरत करना और एबहॉरेंस मीन्स नफरत। वन मोर वर्ड, LOATHE, लोध मीन्स नफरत। ठीक ऐसे ही एक और वर्ड है एबोमिनेशन, जो कि बनता है एबोमिनेट से। एबोमिनेट मीन्स नफरत करना और एबोमिनेशन नाउन है, इसका मतलब है नफरत।
तो इस प्रकार से हेट्रेड, एबहॉरेंस, लोथ, एबोमिनेशन, इन सारे वर्ड्स का मतलब है नफरत। और जो आपका वर्ड था कैटास्ट्रोफे, उसका आंसर होगा ऑप्शन ए। इन दिस वे टुडे वी डिस्कस्ड सम वर्ड्स एज सिनोनिम and I tried my best to tell you the meaning as well as possible synonyms of the word, उस word के जो possible synonyms हो सकते हैं। इसके साथ ही जब भी हम किसी word को पढ़ें तो उसके क्या क्या प्रयोग हो सकते हैं, ये मैंने आपको इसमें समझाने का प्रयास किया। आप जब भी किसी word को लें तो हमेशा इसी प्रकार से पढ़ने का प्रयास करें कि उस वर्ड को जो हमने लर्न किया है उसका प्रयोग क्या है। आई थिंक दैट यू विल बी बेनिफिटेड एंड यू विल फॉलो द मेथड यू हैव स्टडीड वर्ड पार्ट टुडे। थैंक यू सो मच।